आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट में, हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आम इंतखाबात मुकम्मल हो गए और अब सबकी नजर 23 तारीख पर है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल ने कहीं ना कहीं एनडीए और बीजेपी की जो इत्तेहादी पार्टियां हैं उनके लिए एक राहत जरूर दी है, एक ऑक्सीजन का काम किया है, क्योंकि जिस तरह से जो एग्जिट पोल आए हैं इसमें कहीं ना कहीं एनडीए और बीजेपी और उसकी जो इत्तेहादी पार्टियां हैं उन्हें अक्सरियत मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस समेत पूरा अपोजिशन इस बात पर अटल है कि 23 तारीख का इंतजार कीजिए, नतीजे आने दीजिए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज प्राइम डिबेट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एग्जिट पोल की सच्चाई क्या है, कितना सच होता है यह एग्जिट पोल, या इसके अलावा एग्जिट पोल के जो रुझानात हैं क्या वाकई में इन रुझानात के सहारे और जो रुझानात हैं क्या वाकई में यही 23 तारीख के नतीजों में बदलेंगे, और क्या वाकई में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली का रास्ता साफ नजर आ रहा है, और क्या वाकई में जिस तरह से जो रुझानात एग्जिट पोल के हैं कि कांग्रेस और उसकी जो इत्तेहादी पार्टियां हैं उन्हें फिर से मायूसी हाथ लगी है, इसी को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात के नताइज से पहले एग्जिट पोल ने एनडीए के लिए ऑक्सीजन का काम किया है। न्यूज 18 एब्सेस एग्जिट पोल के मुताबिक 7वें मरहले के 542 सीटों पर हुए इलेक्शन में एनडीए को 336 सीटें जीतकर जबरदस्त अक्सरियत के साथ मरकज में फिर मोदी हुकूमत बन सकती है। बीजेपी को अकेले अपने दम पर 276 सीटें मिलने का इम्कान है। बीजेपी की इत्तेहादी जमातों को 60 सीटें दी जा रही हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपीए को 82 सीटें मिलने का इम्कान है। इनमें कांग्रेस को 46 सीटें दी जा रही हैं, जबकि 36 सीटों पर कांग्रेस की इत्तेहादी जमातों को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। यानी इस बार कांग्रेस की हालत 2014 लोकसभा इलेक्शन के मुकाबले थोड़ी बेहतर है। गुज़िश्ता लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली थी। एग्जिट पोल से बीजेपी लीडरों के हौसले बुलंद हैं। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किया। इस बार जातीय हित टूटे हैं, राष्ट्र हित ऊपर रहा है। देश की हर जात के लोगों ने, हर मजहब के लोगों ने तय किया कि इतना अच्छा प्रधानमंत्री जो देश को मिला है उसे खोना नहीं है। और जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, आपके न्यूज़ 18 के जो एग्जिट पोल हैं जो काफ़ी क्रेडिबल माने जाते हैं, वो दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे है। और हम ये मानते हैं कि न्यूज़ 18 ने जो एग्जिट पोल दिया है उससे भी 10% ज़्यादा सीटें हमारे पास आने वाली हैं। हम पहले दिन से ही चुनाव प्रचार के दौरान कहे थे आपसे और सभी से कि एनडीए की बढ़त होगी और नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष के पास एक तो एकता नहीं थी, दो फ्रंट पहले दिन से काम कर रहे थे, एक कांग्रेस के नेतृत्व वाला और एक जो है फेडरल फ्रंट का। कभी भी एकता दिखाई नहीं दी, जबकि एनडीए पहले से ही सीटें भी डिक्लेयर कर चुका था और एकता का प्रदर्शन भी। हमारे यहाँ कहावत है, जिसको पिया चाहे वही सुहागन। तो आज नरेंद्र मोदी को जनता ने पसंद कर लिया, उनकी जीत। कौमी पार्टियों के अलावा अगर इलाकाई पार्टियों की बात करें तो एग्जिट पोल में दीगर जमातों के हिस्से में 124 सीटें आ रही हैं। इनमें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 38 सीटें मिलने का इम्कान है, समाजवादी पार्टी को 10, बीएसपी को 7, टीआरएस को 12 और बीजेडी को 13 सीटें मिल सकती हैं। तकरीबन सभी एग्जिट पोल में एनडीए मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के नताइज सामने आने के साथ ही लीडरों का रद्द अमल भी आना शुरू हो गया है। पोल तो दिखाया है, वो इसलिए भी दिखाया है कि अपोजिशन जो प्रयास कर रहे हैं एक होने का, चुनाव के नतीजे निकलने से पहले ही एक रूपरेखा बना लेने का, उससे हतोत्साहित हो जाएं और बैठ जाएं कि भाई अब तो भाजपा की सरकार बनी रही है, तो इस प्रयास करने से क्या फायदा है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाएगी। 23 को जब रिजल्ट्स आएंगे तो ये एग्जिट पोल जो हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में मेजॉरिटी नहीं ले पाएगी। वाज़ेह है कि 16वीं लोकसभा की मुद्दत कार
3 जून 2019 को खत्म हो रही है। इससे कबल नई हुकूमत की तश्कील का अमल मुकम्मल होना है। 17वीं लोकसभा की तश्कील के लिए 7 मरहलों में 11 अप्रैल से 19 मई तक इलेक्शन का अमल जारी रहा। वोटों की गिनती 23 मई को होगी और उसी दिन आम इंतखाबात की मुकम्मल तस्वीर उभर कर सामने आएगी कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जाहिर सी बात है कि कल जब इंतखाबात मुकम्मल हुए और उसके बाद से जो एग्जिट पोल्स आना शुरू हुए हैं, कहीं ना कहीं से एग्जिट पोल से एनडीए को एक हौसला मिला है और एनडीए की जो इत्तेहादी जो पार्टियां हैं, बीजेपी की जो इत्तेहादी पार्टियां हैं, उन्हें एक हौसला जरूर मिला है और कांग्रेस के खेमे में मायूसी है। लेकिन इस मायूसी के दरमियान भी 23 तारीख पर नजर है और कांग्रेस और उससे जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं, यूपीए की या गठबंधन की जो पार्टियां हैं, उन्हें एक उम्मीद जो मुकम्मल नतीजे 23 तारीख को आएंगे, उनसे कहीं ना कहीं एक उम्मीद जरूर बनती है। लेकिन आज हम समझेंगे कि आखिर एग्जिट पोल का सच क्या है और कितना भरोसा इस एग्जिट पोल पर करना चाहिए। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सुलेमान मोहम्मद खान साहब, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अफजल अब्बास साहब लीडर हैं जेडीयू के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। और इनके अलावा एडवोकेट रतन लाल साहब सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ देर में बीजेपी लेफ्ट और दूसरे लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। तमाम मेहमानों का जो मेरे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं, सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं अफजल अब्बास साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि कल जब से एग्जिट पोल आया है, मैं देख रहा हूं लगातार कि एनडीए के खेमे में एक खुशी नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, जब एनडीए के फेवर में एग्जिट पोल का एक रुझान सामने आया तो जाहिर सी बात है उनके चाहने वाले में खुशी तो होती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि एग्जिट पोल का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, करीब करीब मिलता भी है। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि एग्जिट पोल के नतीजे जो है उल्टे भी हुए, ऐसे इनकार नहीं किया जाता। बहर क्या एग्जिट पोल है, उसको पूरा भरोसा करना किसी नहीं किया था। लेकिन हमें भरोसा इसलिए है कि हमने जनता में जो काम किया है और बिहार, चूंकि मैं कह रहा हूं कि बिहार, मेरी पार्टी बिहार लेवल पे, बिहार में नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से काम किया और काम के आधार पर हर जगह उन्होंने वोट मांगा, मैं कई जगह उनके साथ स्टेज पर रहा और जो काम की फहरिस्त गिनाई कि मैंने ये काम किया, वो काम किया, मेरे काम के आधार पर मुझे वोट दिया जाए। एक तरफ नीतीश कुमार जी थे, एक तरफ नरेंद्र मोदी थे, तो दोनों के मिलने के बाद से जो ताकतें मिली उनको और जो आवाम को जो मैसेज देना था वो मैसेज पहुंचा, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि बिहार में एनडीए बहुत हद तक पहले से बेहतर परफॉर्मेंस करेगी 2014 से भी ज्यादा। इसलिए नतायज जो भी हो आए, लेकिन हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। अब डिफरेंट चैनलों ने डिफरेंट एग्जिट पोल दिया है, कोई आप 336 देते हैं, 287 देते हैं, तो इसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन इतना कहूंगा कि एनडीए की सरकार बन रही है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने जा रहे हैं दोबारा। ठीक है। इस बीच मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, तर्जमान है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं। मैं सुलेमान मोहम्मद खान साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि कल जब पोलिंग मुकम्मल हो गई 7 फेजेस की, उसके बाद जो एग्जिट पोल आए, कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में एक मायूसी नजर आ रही है। कांग्रेस से जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं वो भी इस एग्जिट पोल को मानने के लिए तैयार नहीं है। सुलेमान साहब, देखिए, हो रहा है ना, मानने नहीं मानने की बात ही नहीं है। जब तक, जैसे बहुत सी जगह हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, चंडीगढ़ में अभी पोलिंग चल रही थी, पूरी नहीं हुई थी, और उससे पहले ही 6 बजे से एग्जिट पोल्स शुरू हो गए और इस तरीके से सारे टीवी चैनल्स ने एग्जिट पोल्स दिखाना शुरू किए, वो 9-10 एजेंसीज के, कि लोग हमें फोन करने लगे, कह रहे भाई ये क्या हो रहा है, जैसे असल में नतीजा आ गया हो, जैसे इलेक्शन कमीशन ने काउंटिंग करके और नतीजा डिक्लेयर कर दिया हो कि ये रिजल्ट है साहब, ये पार्टी बीजेपी को बहुमत मिल गया है, एनडीए को बहुमत मिल गया है। तो ठीक है, अब एग्जिट पोल होते हैं, एजेंसीज हैं, उनका काम है, करें, अच्छी बात है, लोगों को भी चाहिए देखें टीवी। हाँ, लेकिन अगर लोगों को असली में नतीजा देखना है, रिजल्ट देखना है, तो 23 तारीख का इंतजार करें, ये मैं कहूंगा। लेकिन सुलेमान मोहम्मद खान, इससे पहले कई बार देखा गया, आप चाहे यूपी की बात कर लीजिए, बिहार के नतायज की बात कर लीजिए, फिर दिल्ली की मिसाल आपके सामने है, जहां पर एग्जिट पोल
बहुत करीब करीब एग्जिट पोल आए। हालांकि दिल्ली में तो हमने देखा था कि बहुत से एग्जिट पोल फेल हो गए थे दिल्ली के उसमें, लेकिन इससे पहले कई ऐसे एग्जिट पोल हुए हैं जो बहुत सटीक भी हुए हैं। देखिए 2004 का लोकसभा एग्जिट पोल फेल हुआ, 2009 का फेल हुआ, बिहार के चुनाव का ऐसा बुरा फेल हुआ एग्जिट पोल कि एक बड़े न्यूज चैनल एनडीटीवी के जो चीफ है प्रणव रॉय को अगले दिन माफी मांगना पड़ी पब्लिकली आके। ऐसा उन्होंने एनालिसिस किया था, पब्लिक डोमेन में आके उन्हें माफी मांगना पड़ी। दिल्ली के चुनाव का एग्जिट पोल कंप्लीटली फेल हो गया था। तो ये एग्जिट पोल होते हैं, इसमें डिफरेंट इसमें साइंटिफिक स्टडी करना पड़ती है। मैं नहीं समझता इनका कितना बड़ा सैंपल है, उस डिटेल में मैं नहीं जानना चाहता कि 20,000 का सैंपल ले रहे हैं, 50,000 का ले रहे हैं, 1 लाख का ले रहे हैं एक लोकसभा में, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक्चुअली बात क्या है कि असली नतीजा जो रिजल्ट आएगा वो 23 को आएगा। भारत की आवाम ने, हिंदुस्तान की आवाम ने जो फैसला किया है वो ईवीएम में बंद है। हमारा ये मानना है कि 23 तारीख को जब वो फैसला साहब एक इशारा तो कम से कम मिल जाता है, उसी पे हम यकीन करेंगे। एग्जिट पोल से सुलेमान साहब एक इशारा तो मिल जाता है कि नतीजे किस तरह के आने वाले हैं। हुरैरा बहुत ज्यादा हम पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं कि ये जो मिसरूल था, मिसगवर्नेंस था, फेलियर ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोमिसेस था, वो एक दौर खत्म होने वाला है। काला चैप्टर भारत के तारीख से खत्म होने वाला है और एक नई सुबह का सूरज रोशन होने वाला है 23 तारीख को, और यूपीए कांग्रेस की सरकार बनेगी 23 तारीख को। आप देखते जाइए। जब तक एनडीए, जब तक जो चीज मैं कह रहा हूं कि जो एग्जिट पोल होते हैं कहीं ना कहीं एक इशारा तो देते हैं कि नतीजों का रुख क्या होने वाला है। अच्छा हुरैरा, मैं आपसे पूछता हूं, होने वाले हैं। आपने 2014 का भी चुनाव देखा, उसके बाद के भी तमाम चुनाव देखे और 2019 का भी देखा, और हम सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। 2014 में जिस तरह की वेव थी, जहां तक मुझे याद है, उस तरह की वेव इस पूरे चुनाव में कहीं नहीं दिखी, ना तो बीजेपी की ना मोदी जी की। रादर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी नैरेटिव सेट कर रहे थे और सवालात पूछ रहे थे आपसे कि आपके वादों का क्या हुआ। राहुल गांधी जी ने 158 रैलीज करी, इसमें 5 साल में 45 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, उसमें एक भी सवाल नहीं लिया। मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में 16 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। हमने एक पॉजिटिव और एग्रेसिव इलेक्शन लड़ा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो कोलोसल फेलियर हुआ है मोदी जी का, एनडीए का और बीजेपी का, उसका जो जवाब देगी वो भारत की आवाम देगी और 23 तारीख को आपको नतीजे साफ दिखेंगे। ठीक है। इस बीच मेरे साथ अमीर हैदर जैदी साहब लीडर हैं सीपीआई के, वो भी जुड़ चुके हैं, और इनके अलावा डॉक्टर रॉली मिश्रा तिवारी स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी की, वो भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। रॉली मिश्रा और अमीर हैदर जैदी साहब आपका भी इस्तकबाल करते हैं डिबेट में। मैं एडवोकेट रतन लाल जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जब एग्जिट पोल कल आ रहे थे उस वक्त उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट देखा जिसमें उनकी नाराजगी साफ तौर से दिख रही थी एग्जिट पोल को लेकर। उन्होंने उसमें साफ तौर से कहा था कि एग्जिट पोल को हम नहीं मानते हैं, जो नतीजे होंगे वही असल तस्वीर 2019 के चुनाव की जाहिर करेंगे। रतन लाल जी। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल उन्होंने ठीक ही फरमाया था जी। इसमें यह है कि भाई एग्जिट पोल ही होते हैं, हकीकत नहीं होती। हकीकत अलग से होती है और हकीकत आपके सामने 23 तारीख को सामने आ जाएगी। ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, 90 करोड़ यहाँ वोटर थे, उन्होंने दिया है, और ये एग्जिट पोल है उन्होंने सैंपल में कितने का लिया, कैसे लिया, ये तो कोई बता नहीं सकता। लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने है। अपोजिशन जितनी थी जहां जम्मू कश्मीर में भी और हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने डट के मुकाबला किया है, और मैं समझता हूं कि 23 तारीख को उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन रतन लाल जी, जितने एग्जिट पोल हैं, आप न्यूज 18 के अलावा भी जितने एग्जिट पोल आप देख लीजिए, सारे एग्जिट पोल में जो इम्कानात हैं वो एनडीए के लिए रोशन है, जितने एग्जिट पोल हैं। जी नहीं, आप देखिए एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुए हैं। आप 2004 की मिसाल ले लीजिए, 2009 की ले लीजिए, कई मिसालें आपके सामने हैं कि एग्जिट पोल धरे के धरे रह जाते हैं और हकीकत कुछ और ही बयां करती है। हाँ, इस वक्त जब एग्जिट पोल ज्यादा जो चैनल हैं वो बता रहे हैं कि भाई मोदी सरकार के लिए, लेकिन हम जो समझते हैं कि वो ऐसी बात नहीं है।
23 तारीख को जब रिजल्ट निकलेंगे तो उस वक्त पता चल जाएगा कि साहब 23 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसकी कितनी साग है वो सामने आ जाएगी। बिल्कुल। रॉली मिश्रा तिवारी, जिस तरह से यूपी की लड़ाई इस बार देखी जा रही थी कि कहीं ना कहीं एसपी, बीएसपी और आरएलडी एक साथ आए, बहुत मजबूत हैं और बीजेपी का बहुत मजबूती के साथ मुकाबला करेंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल हैं वो कहीं ना कहीं इस इत्तेहाद को, इस गठबंधन को एक तरह से फेल बताते हैं। अबू साहब, ये जो एग्जिट पोल हैं, जरूरी था ऐसे एग्जिट पोल आना। कुछ सटोरियों का भी परिवार चलने दीजिए, उनका भी घर बार बसने दीजिए। आपको पता है सट्टे मार्केट में कितना उतार चढ़ाव आ रहा है। कहाँ पर आप मुंबई में बैठे हैं, अगर हैदराबाद में बैठे हैं तो पास में मुंबई के दलाल स्ट्रीट। बिल्कुल। और आखिरी दिन रॉली मिश्रा, पीएम नरेंद्र मोदी जी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे, उन्होंने भी इस सट्टे की बात की थी वहां पर। जी जी, लेकिन इसमें अबू साहब मैं दो चीजें यहाँ पर कहूंगी। आज मेरे पास पहली चीज तो ये कि हम लोग बिल्कुल इससे सहमत नहीं हैं, और बिल्कुल सहमत ना होने के साथ साथ मैं अपनी जीत को, अपने महागठबंधन की जीत को, अपने नेता की जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त हूं। हमारी पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है, निश्चिंत है। लेकिन उन सारी चीजों के बाद एक चीज जो मेरे आज पूरे दिन संज्ञान में आई, वो बात ये थी कि हाँ, अभी हरियाणा के फतेहाबाद का मसला आया कि वहां कुछ ईवीएम मशीनें मिली जिनको कि बिना किसी उसके ले जाया जा रहा था, इधर उधर ले जाया जा रहा था। तो कहीं एक संदेह ये पनप रहा है कि कहीं सोची समझी एक पूरी रणनीति बनाकर पहले एग्जिट पोल में अपने आप को आगे दिखाना और फिर वहां पर कुछ सेट करना, धांधली करने की कोशिश करना, ये बात एक शंका में हो सकती है। लेकिन उन सारी चीजों के बाद भी हम लोग इसको लेकर के, अपनी जीत को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त हैं। और अबू साहब, 72 सीटें जो उत्तर प्रदेश से मिली थी भारतीय जनता पार्टी को 2014 में, अगर आप उनको हटा दीजिए तो जो भारतीय जनता पार्टी थी वो बहुमत में नहीं थी। तो आज भारतीय जनता पार्टी का बहुमत छीनने का काम अगर कोई पार्टी करेगी तो वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। लेकिन कोई भी एग्जिट पोल इस तरह से नहीं बता रहा है कि गठबंधन एसपी बीएसपी का जो गठबंधन है वो बीजेपी के सामने खड़ा हो। सारे एग्जिट पोल यही बता रहे हैं रॉली मिश्रा कि गठबंधन फेल है। अबू साहब, मैंने तो शाम को मैं जी बिजनेस पर बैठी थी तो मैंने देखा कि एबीपी न्यूज बता रही है कि आपको 56 सीटें मिल रही हैं, 30 सीटें मिल रही हैं, कोई 12। उसके बाद आगे पीछे वो एग्जिट पोल होने लगा। देखिए, हम लोग बिल्कुल इस पर बड़ा इत्मीनान रखते हैं। गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में ये कहना कि भाई वो शिशु है, स्त्री है या पुरुष है, बिना जांच के, ये अपने आप में एक मजाकिया बात है। बच्चा आने वाला है, 23 तारीख को जन्म होने वाला है, पता चल जाएगा कि वो क्या है। अच्छी मिसाल आपने दी है, अच्छी मिसाल दी है, लेकिन अब प्रोसेस उससे आगे बढ़ चुका है। रॉली मिश्रा जी, आप जान रहे हैं कि पहले से ही सारी चीजें पता चल जाती है। अमीर हैदर जैदी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अमीर हैदर जैदी साहब, अपोजिशन बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है और आप भी काफी मंझे हुए सियासतदां हैं। बहुत से एग्जिट पोल आपने देखे हैं। कल का जो एग्जिट पोल आया है, खासतौर से न्यूज 18 और एप्सिस एजेंसी के थ्रू जो एग्जिट पोल आया, कैसे इस एग्जिट पोल को आप देखते हैं? देखिए, कुछ सीट हड़बड़ी में जहां 20 सीटें कुल प्रदेश के अंदर है, वहां बीजेपी को 22 सीटें दी जा रही थी। ये मैंने भी देखा है। अमित शाह ने कह दिया कि हमारी सीट 300 से प्लस आ रही, तो किस टीवी चैनल की औकात थी कि वो -300 दिखा देता? तो 300 प्लस ही दिखानी थी। और अगर ये मैं मान लूँ तो एग्जैक्ट पोल के नतीजों से तो ऐसा प्रतीत होता है जो 20 लाख ईवीएम गायब है चुनाव आयोग से, क्या वो सुरक्षित अपने स्थान पे पहुंच रही हैं या पहुंच गई होंगी? तो ये भी देश को देखना होगा। दूसरी एक चीज़ मुझे ये भी देखनी होगी, 23 मई को गोडसे का राष्ट्रवाद जीतता है या गांधी का स्वराज, तो ये देश जानेगा। और अगर यह है तो भयावह स्थिति होगी। दूसरा एक आकलन यह भी हो सकता है कि 23 मई तक एनडीए के साथियों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए भी ये एग्जिट पोल हो सकता है। क्यों कि नीतीश कुमार का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि साध्वी प्रज्ञा को बर्खास्त करो, माफी मांगो, तो वो बीजेपी करने नहीं जा रही है। दूसरा, उन्होंने चुनाव आयोग पर भी उंगली उठाई है। तो एनडीए के बिखराव को रोकने के लिए भी ये हो सकता है झूठ परोसा गया है। दूसरे, मुझे ये भी लगता है कि जो 20 लाख ईवीएम है, क्या वो अपने स्थान पर पहुंच गई हैं?
तो विपक्ष को यह भी देखना होगा, निगाह रखनी होगी कि वो 20 लाख ईवीएम है कहां, क्या उस वक्त तक कहां है। तो ये चुनाव आयोग को भी देखना होगा। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब 23 मई को मिलेगा और मैं उसकी इंतजार करूंगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, अपोजिशन तो जो एग्जिट पोल है उसे बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं। हालांकि बीजेपी तो अब यही मानकर चल रही है, एनडीए ये मानकर चल रही कि आने वाली सरकार एक बार फिर से मोदी की ही सरकार होगी दिल्ली में, लेकिन अपोजिशन को ये जो एग्जिट पोल है वो हजम नहीं हो रहा है। गोपाल कृष्ण जी, देखिए बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, वो हजम नहीं हो रहा। माने या ना माने उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो हजम नहीं कर पा रहे, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और केवल एग्जिट पोल से ही क्या बात है, जो स्पेकुलेटिव मार्केट है, सट्टा बाजार है, वहां बीजेपी को दे रहे हैं। सेंसेक्स इतने 3 दिन से कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, इतना तेजी से आ रहा है कि वह स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि डिसिसिव सरकार मोदी जी की क्लियर मेजॉरिटी वाली सरकार आ रही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की शॉर्ट कवरिंग देख लो, उनके सेंटिमेंट्स देख लो, वह पॉजिटिवली इंडस्ट्रीज के सब तरीके से, हमारी अपनी वर्किंग की देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे अध्यक्ष जी ने रिलीज किया था लास्ट कैंपेन के खत्म होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कैसे हमने 50 दिन में काम किया और पिछले 5 साल में 120 सीटों में जो पिछली बार हम हारे थे उसमें कैसे अध्यक्ष जी ने पूरे 5 साल मेहनत से काम किया है। नहीं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, क्या बीजेपी मानकर चल रही है, आप लोग मानकर चल रहे हैं कि जो एग्जिट पोल आए हैं तो नतीजे भी इसी तरह के आएंगे? बीजेपी या एनडीए के लिए नतीजे ऐसे ही होंगे जैसा एग्जिट पोल है? नहीं, हम तो कह रहे हैं इससे अच्छे होंगे। 300 पार की बात कह रहे हैं आप, ये देखिए ना, मैंने कई चीजें बताई, उसको मानना चाहिए। लेकिन अपोजिशन क्या कह रहा है, ना हम प्रजातंत्र को मारेंगे, लोगों के अवेयरनेस और उनके जो मानसिक स्थिति है उसको नहीं मानेंगे, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, प्रजातांत्रिक जो इंस्टीट्यूशन है देश में, संस्थाएं, उनको नहीं मानेंगे, उन पे शक करेंगे, जुडिशरी पे शक करेंगे, इलेक्शन कमीशन पे शक करेंगे, ब्यूरोक्रेसी पे शक करेंगे, पुलिस पे शक करेंगे। नहीं, जैदी साहब तो ये भी कह रहे हैं कि 20 लाख ईवीएम गायब है, उसका भी सवाल होगा। ईवीएम पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। बिल्कुल, तो मैं यही तो कह रहा हूं, ईवीएम के ऊपर, प्रजातंत्र के ऊपर, जनता के सोच पे, इलेक्शन कमीशन पे, हर चीज पे शक करेंगे। केवल मानेंगे ये कि सारी चीजें दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है ग्राउंड पे भी, लेकिन ये कहते रहेंगे कि नहीं ये सब झूठ है। तो इस तरह से तो फिर अगर इन्हें सुलेमान मोहम्मद खान साहब, आपका रिएक्शन चाहिए। अब बीजेपी कह रही है कि ये एग्जिट पोल उसके हिसाब से भी नहीं है, सीटें तो इससे भी ज्यादा बीजेपी की आएंगी जिस दिन नतीजे आएंगे 23 तारीख को। अबू रहरा साहब, देश इतने बड़े भ्रष्टाचार के लिए जहनी रूप से तैयार नहीं है। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही? इनको ख्वाब देखने दी, ये अब ये ख्वाब देखते रहे और देखते रहे। अभी तक भ्रष्टाचार से जीतते रहे क्या आप? क्या कह सकता हूं इनके बारे में, खुश रहें। गोपाल जी, आप मोगीरे लाल के हसीन सपने देखते रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम तो जब असली नतीजा के अलावा भारतीय जनता पार्टी को जैसे बीजेपी वाले सिट्टेबाजों की बात सुन रहे हैं। उसके अलावा अब अरे आप ऐसे रोते रहिए, उनको जिता रहे हैं, बाकी तो जिताने की बात ही नहीं है। उसके अलावा जैदी साहब ने जो बात कही उसके बारे में मैं भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से 20 लाख ईवीएम, अरे सर सुनिए तो गुप्ता आप खुश हो लीजिए कि 44 के पार का मामला है, या जिस तरह से स्ट्रॉन्ग रूम्स हमने देखा संभल का। गोपाल जी सुनिए तो यार, इंपॉर्टेंट बात है। हमने सोशल मीडिया पे न्यूज सर्कुलेट होती देखी कि 20 लाख के करीब ईवीएम गायब हैं। संभल में, बदायूं में, जगह जगह स्ट्रांग रूम के लोगों ने कई एक बार खबर आई कि स्ट्रांग रूम का ताला टूटा था संभल में, आजमगढ़ में तो जगह जगह इस तरह की खबरें आई। ऐसा क्यों आ रहे हैं? कन्नौज में भी आप कह रही हैं, मतलब जगह जगह से अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि स्ट्रांग रूम के ऊपर भी कोई शक कर सकता है कि उसमें भी कोई किसी का ताला टूटने की कोशिश होगी या तोड़ा जाएगा। एक वीडियो आई जिसमें ईवीएम ट्रक में लोड हो रही थी, जो हमने सोशल मीडिया पे देखी। जब वहां लोग पहुंचे तो वापस उन्हें रखवाया गया।
कल चंदौली की आ रही थी, चंदौली लोकसभा की यूपी के वीडियो आ रही थी जिसमें लोग अपने हाथ पे इलेक्शन वाली स्याही लगी हुई दिखा रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि हमारे एक दिन पहले गांव के 3 लोग आए हमारे गांव में, उन्होंने सब पे स्याही लगा दी और 500-500 रुपए दे दिए कि अब तुम्हें वोट डालने की जरूरत नहीं, तुम्हारा वोट पड़ गया बीजेपी को, और बीजेपी के थे। इस तरह की अगर सोशल मीडिया पे वीडियोज आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, अखबारात छाप रहे हैं उन्हें, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसका संज्ञान नहीं लेती, तो मैं नहीं समझता हूं कि हमें इस बात को, हम बिल्कुल, हमारा हक है कि हम इसे सस्पिशन की नजर से देखें, हम शक करें प्रक्रिया पे। रॉली मिश्रा जी, आपका बिल्कुल जैदी साहब, मैं खुद ये कह रहा हूँ, सबको इसके लिए फिक्रमंद होना चाहिए। ठीक है, रॉली मिश्रा जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी अबू साहब, मैं आज विश्व के कई तानाशाहों के बारे में पढ़ रही थी, अभी आज ही फुर्सत मिली, थोड़ी सी चुनावों से लौट कर आई और आज सुबह तानाशाहों के बारे में पढ़ रही थी और मैं ये पढ़ रही थी कि विश्व के तानाशाहों ने सबसे पहले तो देश की अर्थव्यवस्था को बदलने की कोशिश की, कहीं नोटबंदी जिस तरह से अपने यहाँ देश में हुई, उसके बाद कहीं सैन्य ताकतों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, और उसके बाद जो तीसरी काम की कि जो तंत्र है, जो तंत्र जो लोकतंत्र करवाता है, उस तंत्र को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। तो ठीक है, देखिए डिबेट में तो आप लोग इस तरह की बातें कहते हैं, चाहे सुलेमान मोहम्मद खान साहब कह रहे हो, अमीर हैदर जैदी साहब या रॉली मिश्रा आप, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो सड़कों पर इसके लिए नहीं करती हैं। डिबेट में तो जरूर चिल्लाते हैं आप लोग, नजर आते हैं, डिबेट में जरूर हंगामा करते हैं, सड़कों पर इसके लिए क्यों नहीं करते हैं आप लोग, जब इतनी ज्यादा धांधली हो रही है? रोली, एक मिनट, रोली मिश्रा जी, बहिष्कार ही कर देना नहीं, हमने रिप्रेजेंटेशन दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए और अपोजिशन पार्टीज भी गई हैं। 5 बार इलेक्शन कमीशन गए इस चुनाव में, 6 बार हमारा प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन गया है, 3 साल से लगातार। सही कह रही है रोली, बता लें। ठीक है, लेकिन सुलेमान मोहम्मद खान साहब, हमने तो बैलेट पेपर से भी चुनाव कराने के लिए रिक्वेस्ट करी, कोई सुने तो इलेक्शन कमीशन में हमारी चुनाव कराने की मांग की, इलेक्शन कमीशन गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार नहीं है। ईडी और सीबीआई जैसी ताकतें कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग और इलेक्शन कमीशन का जो इशू रॉली मिश्रा या सुलेमान मोहम्मद खान साहब या अमीर हैदर जैदी साहब जो इशू आप लोग उठा रहे हैं, अपोजिशन जिस बात को लेकर परेशान है, हैरान है, उस पर भी हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे, इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे। तो 23 तारीख को आम इंतखाबात के नतायज आएंगे, लेकिन नतायज से पहले एग्जिट पोल, मतलब इम्कानी जो रुझानात हैं, जो नतायज हैं, उस पर कहीं ना कहीं हंगामा देखा जा रहा है। अपोजिशन इस एग्जिट पोल को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, जबकि बीजेपी या उसकी इत्तेहादी जो पार्टियां हैं उन्हें एक राहत जरूर मिली है इस एग्जिट पोल से, और इसी पर आज प्राइम डिबेट में हम लगातार बात कर रहे हैं। रॉली मिश्रा तिवारी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से हमने चुनाव से पहले देखा कि यूपी में एसपी, बीएसपी, आरएलडी ने इत्तेहाद किया और कहा यह भी जा रहा था कि अगर कांग्रेस भी साथ आती तो शायद ये गठबंधन जो है और मजबूत होता, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं या एग्जिट पोल, क्या वाकई में अब वो कमी खल रही है इस गठबंधन को कि कांग्रेस को भी साथ लाना चाहिए था यूपी में? देखिए, बिल्कुल कोई ऐसी कमी नहीं खल रही है और 23 तारीख से पहले तो किसी भी चीज़ पर मुझे लगता है बातचीत करना बड़ा बेमानी सा होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैं आपके चैनल्स पे भी बड़ी विनम्रता के साथ बोला है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। वो चाहे तो केरल से भी भारतीय जनता पार्टी को घेर सकती है, जैसलमेर से भी भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान से घेर सकती है, बिल्कुल सुदूर जो पाकिस्तान बॉर्डर है वो कश्मीर से भी घेर सकती है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा से भी घेर सकती है। वो देश के किसी भी हिस्से से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर सकती है। और हमारा निवेदन ये था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम आप हम पर दे दीजिए, और वो काम हमने बखूबी किया। और मुझे बड़ी विनम्रता के साथ ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारी पार्टी आज भी राष्ट्रीय स्तर पर उस स्तर पर नहीं है कि हम पूरे देश में चुनाव लड़ें। हम एक प्रदेश की पार्टी है, प्रादेशिक पार्टी है जो अपना विस्तार कर रही है। विस्तार करने का हक सबको होता है, शक्ति परीक्षण करने का हक सबको होता है, सामर्थ्य को जांचने का हक सबको होता है। ये देश का बड़ा चुनाव था और हम मोदी जी को उत्तर प्रदेश से भगाना चाहते हैं, और ये बात 23 तारीख को सिद्ध हो जाएगी। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, सिर्फ यूपी नहीं, अगर हम दिल्ली की बात कर लें, एग्जिट पोल यही बता रहा है कि क्लीन स्वीप बीजेपी कर रही है। जी, मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मैं आ रहा हूं, सुलेमान साहब से सवाल ले लेता हूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। जी सुलेमान साहब, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस की जो पॉलिसी थी, मतलब जो इलाकाई जो रीजनल पार्टियां थी उनके साथ जो इत्तेहाद नहीं कई जगहों पर किया, क्या उसका वाकई में
नुकसान एक तरह से होगा नतीजों में कांग्रेस को खास तौर से? देखिए, जहां जहां हमने अलायंसेस करे, हम समझते हैं हम अपने अलायंसेस में बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं। चाहे वो बिहार के अलायंस हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे कर्नाटका का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, रहा सवाल चाहे झारखंड का हो, रहा सवाल उत्तर प्रदेश का, तो मैं समझता हूं कि हमारे अलायंस करने से पहले ही समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी ने यह तय किया कि वो लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे और उनकी उस स्कीम में कांग्रेस फिट नहीं हो पाई और उन्हें हमारे लिए कर्टेसी में 2 सीट्स राहुल जी और सोनिया जी की ये तय किया कि हम उस पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और हमने रेसिप्रोकेट भी वैसे ही किया। हमने भी 7 सीटें छोड़ी समाजवादी पार्टी के लिए कि हम वहां चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये चुनाव हो गया, वो बात खत्म हो गई। हम समझते हैं कांग्रेस पार्टी ने बहुत पॉजिटिव और एग्रेसिव चुनाव लड़ा है। जहां तक दिल्ली के आप कह रहे हैं एग्जिट पोल अलग सूरत दिखा रहे हैं, अलग पिक्चर दिखा रहे हैं, यूपी में अलग दिखा रहे हैं, मैं समझता हूं जैसे रोली ने कहा, ये सारे सवालात आपके हो रहे रहा। जब नतीजा आएगा और अगर एग्जिट पोल के आसपास कुछ नतीजे आते हैं जो मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं आ सकते, 23 को ही तय होगा, तब ये सारे सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं कहां गड़बड़ी हुई। लेकिन आप ये लेकिन सुलेमान साहब, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि ये एग्जिट पोल एक तरह से इशारे होते हैं, इम्कानात तो कहीं ना कहीं होते हैं इसमें। एग्जिट पोल में इम्कानात होते हैं, ये इशारे होते हैं कि नतीजे क्या कुछ आने वाले हैं। और सुलेमान साहब, जिस तरह से प्रियंका गांधी को ठीक चुनाव से पहले यूपी में इंट्रोड्यूस किया गया और अब एग्जिट पोल भी यही बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी को चुनाव में लाना भी कांग्रेस को एक तरह से फायदा नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, वो ईस्टर्न यूपी की इंचार्ज थी, 40 सीटों की इंचार्ज थी। वो यूपी को 2 भागों में बांटा गया था, ईस्टर्न और लेकिन उन्हीं 40 सीटों की मैं भी बात कर रहा हूं, उन्हीं 40 सीटों पर फायदा नहीं हो रहा है कांग्रेस को। हाँ सर, वो तो हुरैरा भाई जिस दिन नतीजा आएगा उस दिन बात करेंगे। मेरा तो ये कहना है कि हम उन्नाव में, कुशीनगर में, रायबरेली, अमेठी और साहब उसके अलावा बाराबंकी में, बहराइच में, इन सब सीटों पे बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं। ये सारी सीटें ईस्टर्न यूपी में। नहीं, जो नाम आपने गिनाए यहां पर गठबंधन ने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। खासतौर से आपने बाराबंकी का जिक्र किया या बहराइच का आपने जिक्र किया, यहां पर गठबंधन ने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। रॉली मिश्रा है, वो आपका जवाब दे सकती हैं। हो सकता है। देखिए, गठबंधन ने गठबंधन ने चुनाव ही नहीं लड़ा, हमें लगता है हमने भी अच्छा लगा, उन्होंने भी लड़ा, नतीजा आ जाएगा। नहीं सर, ठीक है, गठबंधन अबू साहब चुनाव जीतने जा रहा है और यहाँ तक कि हमने सहयोग के लिए राहुल जी के लिए ऊंचा हार में हमने उनके लिए एक सभा भी ऑर्गेनाइज कराई थी राहुल जी के लिए। और कुल मिलाकर के ठीक है, रॉली जी, मैं रतन लाल जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, कुछ लगा के बैठे हुए हैं जी। और 23 तारीख को आप देखेंगे, अरे मैं कुछ बोल दूं अबू जी। जी, मैं आ रहा हूँ। जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को ही मिलेंगी। ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, अब अपनी बात आप रख लीजिए। जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। हेलो, देखिए, मैं 3 बातें कहना चाहता हूं जी। पहली तो बात यह है कि जब ये कांग्रेस और डॉली जी कह रही हैं कि हमने कांग्रेस को लिए 2 सीटें छोड़ी और उन्होंने 7 सीटें छोड़ी, ये ना कांग्रेस और सपा के लिए छोड़ी, इन्होंने गांधी परिवार, नेहरू परिवार के लिए सपा ने छोड़ दी और उन्होंने यादव परिवार के लिए छोड़ दी। तो ये परिवारवाद की राजनीति है, पहली बात। दूसरी बात कह रहा हूं कि यह कह रहे हैं कि हम पूरी ह्यूमिलिएशन से कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी हैं और आज अपोजिशन का रोल भी पूरा करने के लिए जो सीटों का 10% की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी कर नहीं पाए, 44 पे सिमट गए। तो किस बात के लिए आप अपने घर में राष्ट्रीय पार्टी का ढोल बजाते रहिए, जनता नहीं मानने 14 में हुआ था गोपाल भाई। तीसरी बात ये कहना चाहता हूं, गोपाल जी 14 में हुआ था, अभी आप सूरत देखना। नहीं, सुलेमान भाई सुन लो, मैंने आपको सुन लिया, सुन लो। आज ये कह रहे हैं, आप नहीं आ जाओ डबल डिजिट में, मुझे डर ये है कि आप नहीं आ जाओ डबल डिजिट में। और इलेक्शन नहीं, सुन लो, ठीक है, सुन लो पूरी बात। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि आज तो ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल है, आप जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे उस दिन बात करना, उस दिन कहेंगे कि भाई उस दिन ये कहेंगे कि भाई ईवीएम ने हरा दिया हमें। तो पूरा तो नरेशन इनने तय कर रखा है। अच्छा, ईवीएम पे एक बात कहने दीजिए, जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। अच्छा, ईवीएम पे एक बात कह लूं बहुत ही संजीदगी से,
तो फिर आप करना क्या चाहते हैं? अच्छा सुनिए, बहुत ही संजीदगी ना आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, ठीक है, गोपाल जी सुन लीजिए, हुरैरा में बहुत ही बात है कि आपने नरेशन एक बात हार का पूरा गोपाल कृष्ण जी सुन लीजिए अब नहीं जी, हार का नरेशन कंटिन्यू कीजिए। बहुत संजीदगी से एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए साहब, पिछले हुरैरा गठबंधन जो जहां मैं रतन लाल जी आ रहा हूँ, रतन लाल जी मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, इसके बाद रतन लाल जी मैं आ रहा हूँ। एक रतन लाल जी जी, सारी अपोजिशन पार्टीज ने मिलके इलेक्शन कमीशन को कई बार रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाज, सब लोग, कांग्रेस भी लीड करती थी, उसमें कई रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। हमने मार्च 2018 में जो हमारा ऑल इंडिया में अपोजिशन को सेशन मीडिया को पैसे दे दिए, पॉलिटिकल इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के चुनाव बैलेट से होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में हमने कहा वीवीपैट को आप एक असेंबली में एक वीवीपैट को वेरीफाई मत कराइए, 50% को कराइए। सुप्रीम कोर्ट ने 5 वीवीपैट कर दी एक विधानसभा में, हमारी पिटीशन के बाद और अपोजिशन पार्टीज की पिटीशन के बाद। फिर हम रिव्यू में भी गए कि 50% हो, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन हमने ईवीएम का सवाल हम लगातार उठाते रहे। इवन हुरैरा 11 दिसंबर को, जिस दिन हम 3 स्टेट्स में हम जीते थे गोपाल जी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उस दिन भी हमारी प्रेस ब्रीफिंग हुई थी और राहुल गांधी जी ने करी थी, और उस दिन करा था, यही बता रहा हूं। और राहुल गांधी जी ने कहा था एक पत्र, अरे सर उठाया था, यही बता रहा हूं। 11 दिसंबर 2018 को राहुल गांधी जी ने ब्रीफिंग करी थी। एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आज भी आप ईवीएम के सवाल को जिंदा है, तो राहुल जी ने कहा ईवीएम का सवाल आज भी खड़ा है, बिल्कुल तैयार, चाहे हम चुनाव जीत गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव हो। उस दिन भी हमने कह दिया था, क्योंकि मालूम था कि बात को आप कहेंगे कि जीतो, आप जीते तो अब आप कहते हो सही है, और जब हारे तो आप कहते खराब है। तो ये सवाल है सर, और ये सवाल ऐसा नहीं है, इसलिए आप जाइए जनता में, लोग इस पर सवाल उठाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस नहीं कह रही है, जगह जगह करते हैं लोग। ठीक है, अमीर हैदर जैदी साहब उठाया था, अमीर हैदर जैदी साहब, गोपाल कृष्ण अग्रवाल की बात हो गई, प्रश्न पूछे गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मैंने आप लोगों दोनों लोगों को बहुत टाइम दे दिया, मैंने टाइम दे दिया, अब फिर बारी आएगी आपकी। अमीर हैदर जैदी साहब, लगातार क्योंकि अब एग्जिट पोल आया और उसके बाद से ईवीएम का मसला तो अपोजिशन पहले फेज से ही लगातार उठा रहा था, चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, मायावती जी हो, या तो अगली बार इलेक्शन लड़ने या तेजस्वी यादव, सबने ईवीएम का मसला उठाया। ईवीएम की गड़बड़ी भी बहुत हुई, लेकिन अब एग्जिट पोल आने के बाद, जब चुनाव मुकम्मल हो गए, उसके बाद जिस तरह से अब ईवीएम को लेकर फिर से आवाज उठाई जा रही, क्या वाकई में आपको लगता है कि फिर अगर जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं और जो इम्कानात हैं, अगर फिर से यूपीए या कांग्रेस या अपोजिशन की हार होती है 2014 जैसी, फिर से हार का ठीकरा ईवीएम के सर ही फूटेगा? देखो, हिंदुस्तान की एक वाहिद पार्टी ऐसी है बीजेपी जो ईवीएम बात ठीकरे की नहीं है साहब, ये तो हकीकत है, सारी पार्टियां ठीकरे की बात नहीं है, ईवीएम है, इसमें कोई शक नहीं है। अरे कम्युनिस्ट पार्टी तो किस पे, उनको जीत हार से फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं, हमें सुन लीजिए, हमें तो देश की बात कर रहे हैं हम तो। ईवीएम हो नहीं हो, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे यार चुप जाओ थोड़ा सा। लेकिन आप अच्छा, एक चीज मुझे एक सवाल और है अबू राना भाई, अबू राना भाई एक चीज आपको बताएं कि 17 मई को पोलिंग समाप्त हो गई, 19 को समाप्त, 23 को काउंटिंग है। मुझे समझ में नहीं आता, इतना बड़ा ढांचा लेके ये चुनाव आयोग बैठा है, क्या उसका सेटअप तैयार नहीं हुआ कि वो 2 दिन के बाद या अगले दिन वो काउंटिंग कर लेता? सेटअप नहीं हुआ या सेटिंग नहीं हुई? बीजेपी सेटिंग चाहती है, सवाल यहां भी बन जाता है। दूसरे, आप एक सवाल पूछ रहे हैं छोटी पार्टियों और रीजनल पार्टियों पे, ये एक एजेंडा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। बहुराष्ट्रीय कंपनियां चाहती है कि देश के अंदर 2 दलीय व्यवस्था हो, और कांग्रेस भी उसी ट्रैप पे चलना चाहती है, ताकि वो दोनों दलों को साथ ले, सत्ताधारी दल को भी, विपक्ष को भी। एक किताब लिखवा लीजिए यही ये क्षेत्रीय दल जो हैं, यही लोकतंत्र को बचाए हुए हैं, और इनका बचा रहना हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है कि अगर क्षेत्रीय दल नहीं होंगे, बारिश रशिया में आती है, छाता यहाँ क्षेत्रीय दल ही
लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान के अंदर। हाथ में है। वरना कांग्रेस भी जानती है कि ईवीएम में घपला हो सकता है। ठीक है रतन लाल जी ठीक है जैदी साहब बात हो गई, जैदी साहब बात हो गई, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी बात हो गई, मैं आऊंगा आपके पास। रतन लाल जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, बुजुर्ग। देखिए रतन लाल जी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनको मैं मौका देना चाह रहा हूं। रतन लाल जी, क्या वाकई में जो परेशानी पूरे हिंदुस्तान में हम देखते हैं, जम्मू कश्मीर में भी वही ईवीएम का मसला वहां के लीडर भी बार बार उठाते रहते हैं, लेकिन इससे अलग हटकर थोड़ा सा रतन लाल जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस के अलायंस की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस से जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं, कहीं उनमें एक तरह से तालमेल बहुत अच्छा इस बार नहीं दिखा? नहीं साहब, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत अच्छा तालमेल चला है। यहाँ हमारा उनके साथ गठबंधन था, 6 सीटें हैं यहाँ पे 2 सीटों पे कांग्रेस, बाकी 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ी है और बाकी सीटों पे भी हम मिलजुल के लड़ रहे हैं। और एग्जिट पोल ने भी 4 सीटें बताई हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को और गठबंधन को गई हैं, लेकिन हमारा पूरा यकीन है कि 23 तारीख को हम 6 की 6 सीटें जम्मू कश्मीर की जो है वो जीतेंगे। और ये तभी मुमकिन हुआ है जब जम्मू कश्मीर के अंदर ये गठबंधन हुआ है। और यही एक बात है कि भाई हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर गठबंधन चाहते थे, लेकिन कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम समझ रहे हैं कि 23 तारीख के बाद जो महागठबंधन बनने वाला है वो पूरे हिंदुस्तान को उसी दिशा की तरफ जा रहा है कि महागठबंधन जो है वो सरकार बनाएगी हिंदुस्तान के अंदर। अफजल अब्बास साहब, क्या वाकई में ईवीएम एक इशू हो सकता है 2019 के चुनाव में? जब मुझे बहुत खामोशी से सुन रहा था, एक आध 30-40 सेकंड अगर जी, मैं अभी जहरी साहब को जवाब दे दूं। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने कहा, नीतीश कुमार जी पे कमेंट्स किया। यकीन मानिए नीतीश कुमार कमेंट्स नहीं किया, नीतीश कुमार की विचारधारा है। नीतीश कुमार ने पहले ही कहा था, आज भी कई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा कि सीसी, कम्युनिज्म, करप्शन और क्राइम से हम समझौता नहीं कर सकते। जो साध्वी प्रज्ञा पर उन्होंने सवाल उठाया कि एनडीए से टूट सकते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री खुद ही कहता है कि मैं माफ नहीं कर सकता, दिल से माफ नहीं कर सकता, इसका मतलब ये कि सबने कंडेम किया कि साध्वी प्रज्ञा के जो बयानात है वो कि गॉडसे के ऊपर वो तरकीब के लायक है, तरकीब की जाए, मजम्मत की जाए, जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। एक सवाल ये अबू साहब, एक महिला हूं, मेरा रुकिए नहीं, ठीक है, मैं रौली जी आपका जवाब लूंगा, मैं आपका जवाब लूंगा। जी अफजल अब्बास साहब, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। मैं दूसरी बात जहां ईवीएम का सवाल है, जब किराना और फूलपुर और गोरखपुर जीते तो उस वक्त किसी ने उंगली नहीं उठाई। और जहां 2 लाख की 20 लाख कितना कर रहे हैं, सुनने में फर्क है कि 20 लाख ईवीएम जो है सोशल मीडिया पे गायब हो गया, शायद कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि नहीं सुनिए, 20 लाख ईवीएम गायब हो गए या जिसा जो सोशल मीडिया पर चला। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा है, और मैं समझता हूं कि एक लोकसभा में 2000 से 2500 से ज्यादा ईवीएम नहीं होता। 1,60,000 भी उत्तर प्रदेश के में पूरा ईवीएम नहीं लगाया गया होगा। फिर 20 लाख की 30 लाख की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन इन लोगों के दिल में और डर है कि अगर हारते हैं तो इसका बदला सीधे ईवीएम पे डाला जाए। हम ये वही कर रहा हूँ, गायब की बात आपने कहा तो वही कर रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में 1,60,000 या 2 लाख से ज्यादा ईवीएम को नहीं किया होगा। और नीतीश चुनाव आयोग पे जवाब दे लीजिए, काहे परेशान हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं अगर ईवीएम में कोई त्रुटि है उसको दूर करना चाहिए, और मैं इसके पक्ष में हूं। ईवीएम में कोई त्रुटि है, कमी है, खामियां है, विपक्ष का ठीक है। रौली मिश्रा, आपका रिएक्शन। मैं सुलेमान साहब आ रहा हूं आपके पास जी। ईवीएम पे ही साध्वी प्रज्ञा बीजेपी में रहेगी तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी का साथ नहीं देंगे? अबू साहब, मैं उस पृष्ठभूमि से आती हूँ, मैं हिंदुत्व और ब्राह्मण। ठीक है जैदी साहब, मैं आपका सवाल अभी आपका सवाल लूंगा। रौली मिश्रा, जल्दी से बात पूरी कीजिए। भली बाती मैं जानती हूँ, सबसे ज्यादा शर्मनाक बात इस देश के लिए क्या होगी कि एक औरत जो कि भगवा पहन लेती है तो उसको, चाहे वो किसी आतंकवाद में ट्रायल पे चल रही हो तो भी उसको माफ किया जाता है। वो अगर हेमंत करे जैसे देखिए चुनाव तक तो ये ठीक था। रौली मिश्रा, चुनाव तक ठीक था, चुनाव तक ये बातें ठीक थी। एग्जिट पोल पर हम बात कर रहे हैं। रौली मिश्रा जी, एग्जिट पोल पर हम बात कर रहे हैं, बात एग्जिट पोल पर हो रही है। यही औरत
अगर यही औरत चुन करके नहीं, बात एग्जिट पोल पर हो रही है, मंदिर में पहुंचती रॉली है, मिश्रा जी, सदन में रॉली मिश्रा पहुंचती जी, है, रॉली अगर मिश्रा, यही औरत चुन करके सबसे बड़े सदन में ठीक है, पहुंचती नहीं चुनाव तो से ये देश को क्या चुनाव दशा तक और आप लोगों ने इस पर बात की, ठीक है, एग्जिट पोल पर बात हो रही है। रॉली मिश्रा, पार्टी ने उसका टिकट रॉली हटा मिश्रा दिया। जी, क्या भारतीय जनता पार्टी को एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको वो रॉली बाहर मिश्रा खड़ा जी, कर देते? ठीक है, रॉली मिश्रा जी, उस पर बहुत बात हो गई, उस पर अबू बहुत रेरा बात भाई, हो गई, हमारा मेरे ख्याल से सवाल जैदी है साहब उस पर बात हो अफजल गई, साहब से। जैदी साहब उस पर नहीं, बात हो गई सवाल है, है हमारा। हम एक एग्जिट सवाल पोल है पर बात कर अफजल रहे हैं, साहब एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं, प्रियंका मैं गांधी 23 को उस पर हम बात कर लेंगे, नहीं 23 को फिर उस पर बात कर लेंगे, साध्वी रहेंगे। प्रज्ञा के इश्यू पर हम बात कर लेंगे, लेकिन एग्जिट पोल पर बात हो रही। रॉली तिवारी मिश्रा जी मत बोला करिएगा, रॉली अबू साहब साध्वी रॉली मत जी, बोलिए, प्रज्ञा ठाकुर बोलेंगे अच्छा लगेगा। नहीं ठीक है, लेकिन मैं रॉली जी क्या कर रहा हूँ, ठीक है, उस आप इशू पर हमने बात कर ली, साध्वी के शक से उसको वो तो बोलते चुनाव हैं। लड़ मैं चुके भी हैं, हिंदुत्व भोपाल से के आती चुनाव हूँ, हो चुके, मैं उससे बड़ी जाति से आती हूँ। भोपाल के चुनाव हो चुके, अब नतीजों का इंतजार कीजिए, 23 तारीख नतीजों का इंतजार कीजिए, यही तो क्योंकि जिस दुर्भाग्य तरह है के अबू एग्जिट साहब, पोल है, अगर वो जीत भी जिस जाती तरह के है, एग्जिट पोल तो है, कुल मिलाकर के दिग्गज किस जो तरीके बड़े बड़े से- नाम है वो भी परेशान है एग्जिट पोल से, रॉली मिश्रा, और यूपी में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर होने वाली है। रॉली मिश्रा जी, कई ऐसे बड़े नाम, कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। वाले हैं अबू साहब, यूपी की तकदीर तस्वीर हम गठबंधन वाले बदलने वाले। 23 तारीख को मैं कहीं नहीं जा रही, आपके साथ रहूंगी। मैं आपको आज आंकड़ा बता देती हूँ, ठीक है, लगभग 7 सुलेमान सीटें साहब, जीतने का सुलेमान अनुमान साहब, तो एक अभी हमारे एग्जिट पास पोल मैं है। देख रहा था जिसमें दिखा रहे थे कि राहुल गांधी की सीट भी मुश्किल में है। जी अबू रेरा भाई, हमारा एक सवाल है हुरैरा, अफजल साहब। मैंने मुझे सुबह एक चैनल ने ये बात कही, जैसे आप मुझसे कह रहे हैं, जी जी, तो मैंने उनसे ये गुजारिश करी, मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अंग्रेजी चैनल था, मैंने उनसे कहा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये अपने चैनल से डिक्लेयर कर दिए कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए, और मैंने कहा फिर 23 तारीख को हम आपसे बात कर लेंगे। नहीं कोई शर्त एग्जिट वर्त पोल है लगा ना, लेंगे, जैसे आप लगा सकते हैं, तो एग्जिट पोल की इतने बात हो रही है ना confidence सुलेमान है। साहब, एग्जिट पोल की बात हो रही है, अभी डिक्लेयर कहां हो रहा है, जिस तरह से आप कह मैं रहे हैं कि आपको भाई रह नतीजे एक और 30 को आएंगे। एक आंकड़ा रह गया था जी, एक आंकड़ा रह गया था, एबीपी ने पोल करा एक जगह, तो जो ओरिजिनल उनका डेटा था, एग्जिट पोल करा, तो एनडीए की 10 सीटें ओरिजिनल डेटा से उन्होंने बढ़ा दी। आज तक ने पंजाब में बीजेपी को 4 सीटें दे दी, जबकि बीजेपी वहां नहीं 3 देखिए, सीटों न्यूज पे चुनाव 18 लड़ पर रही ये है। गड़बड़ी तो आप नहीं टाइम्स पाएंगे नाउ सुलेमान साहब, बीएमआर ने न्यूज आम 18 आदमी पर पार्टी को, न्यूज 18 का जो डेटा होगा वो सटीक होगा, नहीं न्यूज 18 का न्यूज नहीं, 18 अबू का जो साहब, डेटा है वो नहीं, सटीक नहीं, होगा। मेरे पास नहीं, न्यूज 18 का 300 आंकड़ा नहीं है। टाइम्स नाउ ने 3% वोट आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में दे दिया, उत्तराखंड में वो नहीं, मैं चुनाव वही नहीं कह लड़ रहा हूं रहे। कि मैं ये हाल है इधर- मैं वही कह रहा हूं कि इधर उधर न्यूज 18 की बात नहीं कर रहा हूं, चल इधर उधर की चैनल्स बता बात रहा हूं। क्यों सुलेमान साहब, मैं वही कह रहा हूं कि न्यूज 18 पर आपको ये गड़बड़ी नहीं मिलेगी, और नतीजों के दिन भी आप देखिएगा कि हमारे न्यूज़ नतीजे 18 का सबसे मेरे पास सटीक आंकड़ा होंगे, नहीं है। हमारे अबू रेरा भाई, नतीजे एक सबसे आज सटीक के होंगे। वक्त में- अमीर हैदर जैदी साहब अबू आपको रेरा सवाल भाई- करना चाह रहे हैं, अमीर हैदर जैदी साहब। अबू रेरा भाई, मेरा जी। अफजल साहब से एक सवाल है, अगर साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी बर्खास्त नहीं करती है तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन का हिस्सा रहेंगे? क्योंकि नीतीश ठीक है, कुमार मैं ले लेता हूं जवाब, हालांकि हमारा ये टॉपिक नहीं था जैदी साहब। ठीक है, अफजल साहब जवाब दे रहे हैं। मैं इसके जवाब दे दूं। ठीक है, रॉली मिश्रा तिवारी अब सुन लीजिए, थोड़ा खामोश हो जाइए। साध्वी रॉली प्रज्ञा सुन के लीजिए। बयानात पे कंडेम नहीं, मैं जवाब जी, जी, अफजल साहब जवाब दीजिए। सवाल हमसे है। जी, जी। जैदी साहब, मुख्यमंत्री ने बर्जस्ता कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री ने पार्टी के रास्ते बर्जस्ता जवाब दिया कि गलत कहा, उन्हें कंडेम किया, निंदा की है, और कहा यह कि उस पर एक्शन लेना चाहिए बीजेपी का, और ये भी कहा ये उनका अंदरूनी मामला है। हमारे पार्टी का कोई भी आदमी अगर हरकत किया होता तो भाई यकीन के साथ विद इन 9 सेकेंड वो पार्टी से निकाल दिया गया होता। इतना नहीं तो आप ऐसी पार्टी के साथ पार्टी का क्यों मामला, हैं जो मैं कह रहा आपकी था हमारे विचारधारा पार्टी का से कोई मैच भी नहीं आदमी इस तरह की हरकत किया होता ठीक है, चलिए अब नतीजों के बाद यह बीजेपी क्या कुछ कदम उठाएगी वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये एग्जिट पोल है, जाहिर सी बात है इम्कानात हैं, बहुत से इशारे नतीजों के जरूर मिले, लेकिन ये मुकम्मल नतीजे नहीं है। 23 तारीख जो पैनल मेरे साथ है यही लोग होंगे, और उस दिन भी एक तरह से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग आज सवाल कर रहे हैं, एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे हैं, उनको भी 23 तारीख को जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ सुलेमान साहब जुड़ने के लिए, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, अमीर हैदर जैदी साहब, रॉली मिश्रा तिवारी, अफजल अब्बास साहब और एडवोकेट रतन लाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।